नमस्कार, मैं हूं सरिता चौधरी। राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, जिसमें जातिवाद और सांप्रदायिकता के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पूर्व के 2 वीडियो में हम लोगों ने जाति, जातिवाद और भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के बारे में जाना। तत्पश्चात हम लोगों ने भारतीय समाज और भारतीय राज्य राजनीति पर जातिगत प्रभावों के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सांप्रदायिकता के बारे में, जिसमें भी हम लोग जानेंगे सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है और सांप्रदायिकता की उत्पत्ति के प्रमुख उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि जाति एक निश्चित सामाजिक संरचना होती है जो एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय का अनुसरण करती है और उसका आधार होता है आनुवंशिकता तथा एक निश्चित निर्धारित परिधि के अंतर्गत उसके सामाजिक वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। इस प्रकार से उस जाति विशेष के प्रति, उस समूह विशेष के प्रति जब उस वर्ग के लोगों की भावना उग्र हो जाती है तो वह स्थिति जातिवाद की स्थिति कहलाती है। यानी कहा जा सकता है कि जाति के प्रति उग्र लगाव की भावना ही जातिवाद है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। देखो, जो सांप्रदायिकता शब्द है उसमें मूल शब्द है संप्रदाय। तो पहले हम लोग जानते हैं कि संप्रदाय किसे कहते हैं। जब एक सामाजिक समूह अन्य समूहों से धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर विभिन्नता रखता है तो वह क्या कहलाता है? संप्रदाय कहलाता है। और हम सभी जानते हैं कि भारत में अनेक संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। उनकी अलग अलग धर्म, संस्कृति और भाषाएं हैं। अब सांप्रदायिकता क्या है? जब उस संप्रदाय की जो विशेषताएं हैं मूल रूप से, यानी धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई जो अंतर हैं, उनके आधार पर वह समुदाय या वह सामाजिक समूह जानबूझकर अपने आप को अलग वर्ग मानता है। किनके आधार पर? धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई आधार पर वह समुदाय जब अन्य समुदायों से अपने आप को जानबूझकर अलग मानता है और इन आधारों पर, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई आधारों के आधार पर अपने हितों की, यानी लौकिक हितों की भिन्नता को रेखांकित करता है, प्राथमिकता देता है और अपने हितों को सामाजिक, राष्ट्रीय हितों से अधिक प्राथमिकता देता है, इसे ही सांप्रदायिकता कहा जाता है। इसे समझाते हुए विसेंट स्मिथ ने कहा है कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति या समूह वह है जो प्रत्येक धार्मिक तथा भाषाई समूह को ऐसी पृथक सामाजिक राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूह से पृथक होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों या व्यक्ति समूह की विचारधारा को संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता कहा जाता है। यानी जब एक वर्ग धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर विभिन्नता तो रखता ही रखता है, साथ ही साथ यह अपनी विभिन्नता को इस रूप में रेखांकित करता है कि हमारे हित अलग हैं और हमारे हितों को अलग प्रकार से समाधान चाहिए, हमारी समस्याओं का अलग रूप में निवारण चाहिए। यानी राष्ट्रीय हितों से हमारे हितों का कोई मेल नहीं है और हमें हमारे हितों की पूर्ति चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय और सामाजिक हितों पर अपने हितों की प्राथमिकता दर्शाते हैं ये समुदाय। इस प्रकार से इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि संप्रदाय के आधार पर विभिन्न संघों और संगठनों का निर्माण किया जाए, जिनके माध्यम से शासकों पर दबाव डालकर ये सत्ता, प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करें और अपने हितों की अधिक से अधिक पूर्ति करें। अब संप्रदायवाद मुख्य चुनौती कब बन जाता है? जब यह राष्ट्रीय हितों से अधिक अपने हितों को प्राथमिकता देने लगता है, राष्ट्रीय हितों को गौण समझने लगता है और इसके आधार पर, यानी इस उग्र सांप्रदायिक भावना के आधार पर यह अन्य वर्गों से, अन्य संप्रदायों से भेदभाव स्थापित कर द्वेष पैदा करने लगता है, तनाव उत्पन्न करने लगता है, अविश्वास की स्थिति रखता है। तब यह सांप्रदायिकता राष्ट्र के सम्मुख चुनौती बन जाती है, क्योंकि सांप्रदायिकता क्या चाहती है? राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा कर अपने हितों की पूर्ति करना चाहती है। इसके कारण यह अपना नकारात्मक प्रभाव रखती है और यह लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौती है।
इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत या भारतीय इतिहास में ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां रही जिनके कारण सांप्रदायिकता का जो ये बीजारोपण हुआ और यह पौधा बड़ा होकर हमारे लोकतंत्र के सम्मुख एक प्रमुख चुनौती बन गया। तो आइए हम लोग जानते हैं सांप्रदायिकता की समस्या के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। पहला कारण है कि ब्रिटिश शासन की विभाजनकारी नीति। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ लगभग कई वर्षों तक शासन किया और कई पीढ़ियां इनकी शोषणकारी नीतियों की शिकार रही। इन्होंने हमारे समाज का विभाजन देखकर फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों को आपस में इस प्रकार से विभाजित किया और उनमें द्वेष की भावना भड़का दी, और मुख्यतः हिंदुओं और मुसलमानों के अंतर्गत। और हिंदुओं में भी जातिगत विभाजन देखकर उनको भी इन्होंने टुकड़े टुकड़े करना चाहा। और क्यों न चाहते, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही स्थितियाँ इतनी विपरीत थी, पहले से ही समाज खंडित हो रहा था। तो इन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया और फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और अपने शासन को निष्कंटक बनाकर चलाते रहे, निष्कंटक चलाते रहे और हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाते रहे। इसके कारण इन्होंने समय समय पर अलग अलग नीतियां अपनाई और इन्होंने जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, उनकी महत्वाकांक्षाओं को जानते हुए मदारी की भूमिका निभाई और उनके माध्यम से उनके जो जितने भी जो अनुयायी थे, दल के सदस्य थे या जो दल के प्रशंसक थे, उन्हें भी लड़ाते रहे, भिड़ाते रहे और इन दोनों राजनीतिक दलों को लड़ाते रहे और खुद क्या देखते रहे, तमाशा देखते रहे। यानी ब्रिटिश काल से ही भारत में जो सांप्रदायिकता का दौर था वह अधिक द्वेषपूर्ण होने लगा, वरना यहाँ तो वर्षों से दोनों वर्ग, दोनों समुदाय बहुत भ्रातृत्व की भावना से और बंधुत्व की भावना से रहते आ रहे थे। 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति के अंतर्गत हिंदुओं तथा मुसलमानों ने दोनों ने एकजुटता दर्शाई और अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया। अब ब्रिटिश सरकार इस स्थिति से घबरा गई और उन्होंने सोचा क्यों नहीं इन दोनों के बीच लड़ाई कराई जाए। तो उन्होंने यहाँ पर तुष्टीकरण की नीति अपनाई और 1857 की क्रांति के लिए मुख्य जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया और हिंदुओं को प्राथमिकता दी, बढ़ावा दिया। थोड़े समय पश्चात इन्होंने मुस्लिमों को विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार देकर हिंदुओं को भी इस प्रकार से दर्शाया कि हम मुस्लिमों को पसंद करते हैं, चाहते हैं। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी कि जहां हिंदू और मुस्लिम आपस में द्वेष रखने लगे, आपस में लड़ने लगे, संघर्ष करने लगे। इसी के कारण उनकी जो नीति थी ना, फूट डालो राज करो की नीति, वह अधिक फलीभूत हो पाई। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया। इसी के साथ ही क्षेत्रीय विभाजन भी सांप्रदायिक आधार पर होना प्रारंभ हो गया। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। यह भी नोट कर लो बच्चों, और यह भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। इसी प्रकार से 1909 के भारत शासन अधिनियम में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रारंभ करवा दिया गया और 1940 में ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति के कारण जिन्ना का द्विराज सिद्धांत प्रतिपादित हुआ और 1947 में न केवल भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए अपितु अलग अलग राष्ट्र बन गए। किसके आधार पर? सांप्रदायिकता के आधार पर। यानी भारत का विभाजन हो गया 1947 में सांप्रदायिकता के आधार पर, और यह किसके कारण था? अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति के कारण ही। दूसरा प्रमुख कारण है विभाजन की कटु स्मृतियां। 1947 में भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो गए और साथ ही साथ अलग भी हो गए। अब अलग होने के साथ ही, यानी इन दोनों देशों के विभाजन होने के साथ ही दोनों के अंतर्गत अनेक प्रकार के द्वेष और अविश्वास की स्थितियां हो गई। इसके कारण जो व्यक्ति हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे और जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, तो वो वहाँ पर संपत्ति, घर, परिवार छोड़कर आ रहे थे। तो अनेक प्रकार के हमले एक दूसरे पर किए गए। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई की और इस दिन के द्वारा की गई कार्रवाई के कारण सैकड़ों लोग मारे गए और इस विभत्सा को आज भी लोग बाग भुला नहीं पाते हैं, अपनी स्मृतियों के अंतर्गत रखते हैं।
जो कि सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करने वाली है। इस प्रकार से विभाजन के कारण हजारों हिंदू और मुस्लिम बेघर हो गए और वे लापता भी हो गए। इतने ही लोग हिंसा के शिकार हो गए। परिणाम स्वरूप इन पुरानी स्मृतियों को ये समुदाय भुला नहीं पाते हैं और ये पारस्परिक जो वैमनस्य है आज बना हुआ है वह विभाजन की कटु स्मृतियों का बना हुआ है। नेक्स्ट जो प्रमुख कारण है वह है राजनीतिक दलों द्वारा निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए पृथक्करण की भावना। हम लोग देख पाते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात राजनीतिक दलों का गठन संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर होता रहा है। जैसे हम नामोल्लेख करें तो हिंदू महासभा, अकाली दल, जमाते इस्लाम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, विद्यार्थी संगठन सिम्मी। इस प्रकार से ये ऐसे प्रमुख नाम है। इन राजनीतिक दलों का गठन धर्म के आधार पर किया गया है और दुर्भाग्यवश धर्म के आधार पर गठित ये दल जो अपनी राजनीति करते हैं उसके अंतर्गत संप्रदायवाद को प्रोत्साहित करते हैं और संप्रदायवाद को प्रोत्साहित करने के कारण विभिन्न संप्रदायों में अलगाववाद की भावना आती है, यानी भारत के विखंडन की भावना बढ़ती है और ये गाये बगाए ऐसी मांगे उठती रहती है। तो इस प्रकार से विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के चक्कर में भी सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन दिया जाता है। नेक्स्ट है मुसलमानों का आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन। और यह पिछड़ापन आज से नहीं है, ब्रिटिश काल से है। प्रारंभिक समय से ही मुस्लिम लोग शैक्षिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। चाहे उद्योग में देख लो, व्यापार में देख लो, नौकरियों में देख लो, प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत। और आज भी इन क्षेत्रों में इनकी स्थिति उभर नहीं पाई है और इनके लिए जो प्रयास किए गए उसका लाभ इन्हीं वर्गों के राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोगों ने उठाया और वास्तव में इन लोगों तक उन योजनाओं का, उन सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंचने दिया, बल्कि इन लोगों को शिक्षा से दूर रहकर, बरगलाकर, फुसलाकर प्रतिगामी मुद्दों तक सीमित कर दिया। प्रतिगामी मुद्दे यानी ऐसे मुद्दे जो उन्हें गुमराह करते हैं, पीछे की तरफ ढकेलते हैं, अनुदारवादी बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं। तो प्रतिगामी मुद्दों की तरफ धकेल दिया और उन्हें विकास की मुख्य धारा में आगे आज भी नहीं आने दिया जा रहा है। किनके द्वारा? राजनीतिक महत्वाकांक्षा करने वाले इन्हीं वर्गों के नेतृत्व करने वाले लोगों के द्वारा। इस प्रकार से आज आवश्यकता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों से तो इस वर्ग को परिचित कराया ही जाए, साथ ही साथ शिक्षा का अधिक प्रसार किया जाए, जिसके कारण ये अपना आर्थिक विकास कर सके और अपना पिछड़ापन दूर कर सके। नेक्स्ट है पाकिस्तान का प्रचार और षड्यंत्र। पाकिस्तान अलग तो हो गया, लेकिन अलग होने के बाद भी वह चैन से नहीं बैठता। वह हमेशा ऐसा दुष्प्रचार करता रहता है, ऐसे षड्यंत्र करता रहता है विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न बयानबाजी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, विभिन्न यंत्रों के माध्यम से, कि वह ऐसा योजनाबद्ध षड्यंत्र करता है कि हिंदुस्तान में, भारत में हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहें। और ऐसे उसने पूर्व में भी प्रयास किए हैं कि विभिन्न संप्रदायों के अंतर्गत लड़ाई होती रहे। इसका एक उदाहरण है 1981 से 93 के बीच जो हिंदुओं और सिखों के बीच जो सांप्रदायिक वैमनस्य फैला, उसके पीछे उत्तरदायी कारण था पाकिस्तान का दुष्प्रचार और षड्यंत्र। इसी प्रकार से मार्च 1993 में बम्बई बम विस्फोट कांड हुआ, उसके पीछे भी पाकिस्तान का षड्यंत्र का हाथ था। इस प्रकार से पाकिस्तान सदैव यह चाहता है कि हिंदू तथा मुस्लिमों के बीच या अन्य समुदायों के बीच, अन्य संप्रदायों के बीच लगातार खूनी संघर्ष होता रहे और भारत अपना विकास नहीं कर पाए और यह अपनी शांति स्थापना में ही लगा रहे। तो यह प्रमुख कारण पाकिस्तान के द्वारा किया जाने वाला षड्यंत्र और दुष्प्रचार भी है। इसी प्रकार से सरकार की उदासीनता। गली मोहल्ले में या कहीं भी कोई देखते हैं हम लोग, दंगे हो जाते हैं या कोई बात हो जाती है, छोटी सी घटना अविश्वास के कारण बड़ा रूप ले लेती है। अब सरकार त्वरित रूप से उस घटना के प्रति कोई एक्शन नहीं दिखाती, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दिखाती, जब तक कि वहाँ बड़े दंगे नहीं हो जाए या विकराल कोई तोड़फोड़ नहीं हो जाए या बंद या कर्फ्यू जैसी स्थितियाँ नहीं आ जाए। तो इस प्रकार से अनेक बार सरकार की उदासीनता भी सांप्रदायिकता की घटनाएं भड़काने के प्रति उत्तरदायी होती है। शासन प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि कोई सांप्रदायिक घटना घटी है या कोई बात हुई है तो वह तूल नहीं पकड़ ले, बढ़ नहीं जाए। ठीक है।
नेक्स्ट है दलीय राजनीति, गुटिया राजनीति और चुनावी राजनीति। सांप्रदायिकता की समस्या को बढ़ाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल उत्तरदायी हैं। उन दलों की संकीर्ण सोच, उनके संकुचित कार्य और उनकी स्वार्थपरता। 1950 से लेकर आज तक जितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, गाए बगाए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों की गुटिया राजनीति और स्वार्थपरता की राजनीति का परिणाम है। एक कहावत है कि रात में आग लगाई जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा और सुबह बुझाई जाती है, क्योंकि ये क्या करना चाहते हैं, अपनी चुनावी रोटियां सेकना चाहते हैं। इन्हें येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी होती है, तो यह लड़ाकर भिड़ाकर कैसे जैसे सहानुभूति हासिल करते हैं कि हम आप में शांति करवा रहे हैं, समझौता करा रहे हैं, फिर अपने फेवर में मतदाताओं को करते हैं। तो इस प्रकार से इस गंदी राजनीति के द्वारा, इस संकीर्ण राजनीति के द्वारा, गुटिया राजनीति के द्वारा भी सांप्रदायिक घटनाओं को भड़काया जाता है, तूल दिया जाता है या इनकी उत्पत्ति की जाती है, इन्हें बनाया जाता है। इसे स्पष्ट करते हुए वरिष्ठ पत्रकार निखिल चतुर्वेदी कहते हैं कि सभी दंगों का मूल कारण राजनीतिक होता है और ये दंगे अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा करवाए जाते हैं। इस प्रकार से विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, विभिन्न राजनीतिक शासन प्रशासन संभालने वाले राजनीतिक पदाधिकारियों के द्वारा दलीय गुटिये और चुनावी राजनीति से प्रभावित होकर सांप्रदायिकता को उकसाया और भड़काया जाता है। तुष्टीकरण की नीति या तुष्टीकरण की जो राजनीति अपनाई जाती है राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, वह भी सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करती है। एक वर्ग को अपनाना और दूसरे वर्ग की उपेक्षा करना तुष्टीकरण कहलाता है। अब सरकार और राजनीतिक दल करते क्या है कि अपने वोट बैंक को प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं और उसकी उचित अनुचित मांगों को मानते हैं। इसके कारण उस वर्ग विशेष को बहुत सारी रियायतें और विशेषाधिकार दे दिए जाते हैं और वह वर्ग उन्हें अपना अधिकार मानता है और उनका अनुसरण करता है और छीनने पर विद्रोह करता है कि नहीं, इनमें अब कोई किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। अब जब किसी एक वर्ग को इस प्रकार की विशेष रियायतें दे दी जाती है, विशेष छूट दे दी जाती है, विशेषाधिकार दे दी जाती है, तो स्वाभाविक ही है कि दूसरे वर्गों के अंतर्गत ईर्ष्या होगी और यह ईर्ष्या किसको जन्म देती है, अविश्वास और तनाव। अविश्वास और तनाव के कारण संघर्ष होता है और यह सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों की और सरकारों की तुष्टीकरण की नीति भी सांप्रदायिकता को भड़काने में, सांप्रदायिकता को उकसाने में प्रमुख उत्तरदायी है। नेक्स्ट है वोट बैंक की राजनीति। अब वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की जो राजनीति है काफ़ी मिलती जुलती है। या इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो राजनीतिक दल है वे किसी एक वर्ग विशेष को, अपने वोट बैंक को खुश रखना चाहते हैं और उसे खुश रखने के लिए उसकी सही गलत सभी मांगों को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब एक वर्ग का संरक्षण एक राजनीतिक वर्ग के द्वारा कर लिया गया, इसी प्रकार से दूसरे वर्ग का संरक्षण दूसरे राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से संप्रदाय राजनीतिक आधार पर बंट गए और यह अपने अपने वोट बैंक के हितों की पैरवी करने लगते हैं और भूल जाते हैं राष्ट्रीय हितों को, राष्ट्रीय मुद्दों को। और हम लोग देखते हैं कि बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े मामले ऐसे होते हैं कि जहां एक वर्ग है, एक दल है, वह एक समूह का पक्ष ले रहा है और दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी है वह दूसरे वर्ग का, दूसरे समूह का पक्ष ले रही है। तो इस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति के कारण भी सांप्रदायिक मुद्दे हवा प्राप्त करते हैं, बढ़ते हैं और समाज में तनाव उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से सांप्रदायिकता के लिए वोट बैंक की राजनीति भी उत्तरदायी है। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि सांप्रदायिकता के प्रमुख उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सांप्रदायिकता के निवारण के प्रमुख सुझाव के बारे में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।